guys, good morning all of you and welcome back to our channel again। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि चार्ज बेसिकली क्या होता है, आवेश क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इसमें मोटे मोटे तौर पे हमने ये पढ़ा था कि चार्ज इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी पदार्थों को निर्मित करने वाले जो मूल कण हैं, उन मूल कणों का ये एक नैज गुण है, यानी स्पेशल प्रॉपर्टी है। नैज गुण का मतलब ऐसा गुण जो इन फंडामेंटल पार्टिकल के अस्तित्व मात्र में होने के कारण ही स्वतः उद्गमित होता है। सिंपली हमने ये डिस्कस किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी फंडामेंटल पार्टिकल्स की है। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, हमने डिफरेंशिएट किए थे। दो प्रकार के चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक, जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षित करते हैं तो उस कांच की छड़ पे जो विशेष गुण होता है वो, और दूसरा उसकी विपरीत प्रकृति का गुण। और सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता के लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे नाम दे दिया धनावेश और ऋणावेश। यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करने पर उस पर जो गुण आता है, उस पर जो विशेष प्रॉपर्टी आती है, उस विशेष प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने अपनी इच्छा से धनावेश कह दिया। तो जो भी पार्टिकल कांच की छड़ जैसा गुण रखता है उसको भी हमने धनावेश कह दिया, और जो इसके विपरीत प्रकृति का गुण रखता है उसको हमने ऋणावेश कह दिया। बाय एक्सपेरिमेंट हमने ये भी देखा था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो गुण हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो गुण हैं, विपरीत प्रकृति के जो आवेश है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग द्रव्य जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो विशेष गुण होता है वो ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पे जो विशेष गुण होता है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन्स जो है वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। नॉर्मली किसी भी परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, इसलिए नॉर्मली कोई भी परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर किसी भी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे नेट ऋणावेश का मान बढ़ जाता है, जिससे वो ऋणावेशित हो जाता है, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पे धनावेश का मान बढ़ जाता है, जिससे वो धनावेशित हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो उसका एक ही मेथड है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी वस्तु को चार्ज करने का, आवेशित करने का एक ही तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। दोनों ही प्रोसेस में हम अगर बात करें, वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस स्थिति में वस्तु में धनावेशित हो जाती है, प्रोटॉन्स पे जो गुण है वो बढ़ जाता है, धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो उसका द्रव्यमान उदासीन वस्तु की तुलना में कम हो जाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, मतलब ऋणावेशित हो जाती है वो, और ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से उदासीन वस्तु की तुलना में भारी होती है, मतलब उसका द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम होता है और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर? हमने मोटे मोटे तौर पे यही डिस्कस किया है कि वस्तु को आवेशित करने का नॉर्मल से नॉर्मल तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमने ये भी डिस्कस करना है कि हम पदार्थों को बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनमें से विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। जब भी मैं आवेश कहूंगा तो मेरा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आवेशित करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो जब भी मैं आवेश कहूँ इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। आवेश एक गुण है और जो कणों में पाया जाता है, और हम मेनली इलेक्ट्रॉन को ही पार्टिकल मानेंगे, जिसकी वजह से वस्तु आवेशित होती है, जिसकी वजह से ये आवेश ग्रहण करती है या आवेशित होती है। ठीक, तो पदार्थ वे जिनमें से आवेश प्रवाहित हो सकता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, मुक्त रूप से गति कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं चालक पदार्थ, यानी कंडक्टर्स। और दूसरे वो जिनमें से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, जिसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति नहीं कर सकता, उन्हें हम कहते हैं कुचालक, यानी इंसुलेटर्स। चालक जितने भी धातु होते हैं वो सभी चालक होते हैं, मतलब उनमें आवेश प्रवाहित कर सकता है,
मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। और जितने भी अधातु होते हैं जैसे लकड़ी है, कांच है, इन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जिनमें से आवेश फ्लो नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। क्लियर गाइस? तो हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो आवेशित करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। उन्हीं तरीकों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, वो ये है दैट ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के जरिए ही हम नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, उसको आवेशित कर सकते हैं, मतलब उस पर ये विशेष गुण दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है आज के सेशन में? हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन के प्रकार, आवेशन की विधियां कह दो तो भी काम ठीक। तो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं? 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। पहला, घर्षण द्वारा, यानी बाय फ्रिक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे चालन द्वारा, जिसे हम कहते हैं बाय कंडक्शन। और तीसरा हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा, जिसे हम कहते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। पहली विधि हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा, दूसरे हम पढ़ेंगे चालन द्वारा, और तीसरे हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो है घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में। तो बाकी सबको मैं रफ कर देता हूँ और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहली विधि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए, हमने डिस्कस किया, जब चैप्टर शुरू ही किया था तब मैंने बताया था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, घर्षित करते हैं, और उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कागज के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, और हम इस विशेष गुण को आवेश कहते हैं, मतलब वो वस्तु आवेशित हो जाती है। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ घर्षित किया जाता है, तो दोनों वस्तुएं विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है, और आवेशन के इस तरीके को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसमें बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या? सबसे पहला, इसमें विपरीत प्रकृति, दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का, दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ठीक है, जिन दो वस्तुओं का हम आपस में घर्षित करते हैं, उन दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है कि जब भी किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ घर्षित किया जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति से वो आवेशित हो जाती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान है, मतलब पहली वस्तु पे जितना धनावेश होगा, दूसरी वस्तु पे उतना ही ऋणावेश होगा। तो समझिए, जैसे हम किसी कांच की छड़ को, मान लेते हैं हमारे पास एक कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को अगर हम
किसी रेशम के कपड़े से घर्षित कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक रेशम का कपड़ा है, तो ये मेरे पास है कांच की छड़, और इसको हमने रेशम के कपड़े से घर्षित कर देते हैं, इससे हम इसको रगड़ते हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े में स्थानांतरित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपने साथ अपना गुण भी ले जाएंगे। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। जितनी मात्रा में कांच की छड़ में धनावेश आएगा, उतनी ही मात्रा में रेशम के कपड़े में क्या आ जाएगा? ऋणावेश आएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से घर्षित किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है उस पे धनावेश आता है, और जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उस वस्तु पे ऋणावेश आता है। ठीक है, जितनी अमाउंट में इस वस्तु पर धनावेश होगा, उतनी ही अमाउंट में इस वस्तु पर क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। हम देखते हैं दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति से आवेश आता है। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे की विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है? विपरीत आवेश आता है। अब अगर हम यहाँ पे कांच की छड़ की जगह किसी मेटालिक छड़ की बात करें, हम किसी तांबे की छड़ को किसी ऊनी कपड़े से घर्षित करें और अपने हाथ में पकड़कर किसी ऊनी कपड़े से घर्षित करें, तो इस स्थिति में तांबे की छड़ पर कोई आवेश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तांबे की छड़ को अपन हाथ में पकड़कर किसी ऊनी कपड़े से घर्षित करेंगे, तो तांबे की छड़ पे जितना आवेश आएगा वो आवेश तांबे में फ्लो कर सकता है, क्योंकि तांबा सुचालक है, तो आवेश फ्लो करेगा। और हमारी बॉडी में भी वो फ्लो कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी सुचालक होती, हमारी बॉडी में फ्लो करता हुआ जमीन में चला जाएगा। इसलिए उस तांबे की छड़ पे कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी तांबे की छड़ पर एक कुचालक हत्था लगा दिया जाए, हैंडल लगा दिया जाए, उसके बाद उसको ऊनी कपड़े से घर्षित करे, तो वो चालक उस हत्थे से होकर प्रवाहित नहीं हो सकता आवेश, और इसकी वजह से तांबे की छड़ पर वो आवेश बना रहेगा। तो अगर दो वस्तुओं का आपस में घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इसी स्थानांतरण के कारण एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। पहले वस्तु पे जितना धनावेश होगा, दूसरी वस्तु पे उतना ही क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। आवेशन की इस प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए आवेशन का आप दूसरा तरीका देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। सेकंड जो हम तरीका देख रहे हैं उसे कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा आवेशन। देखिए, चालन द्वारा आवेशन में हम 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। आवेशन की ऐसी विधि जिसमें दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है, यानी दोनों वस्तुएं समान प्रकृति से आवेशित होती है, उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। यह आवेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें अनावेशित और आवेशित वस्तुओं के बीच में संपर्क स्थापित होता है। ठीक है, तो पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा? पहला, दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। समान प्रकृति का आवेश आता है, पहली बात। जो 2 वस्तुएं हमारे पास होगी, उन दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। और दूसरा, आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच, आवेशित एवं अनावेशित वस्तुओं के बीच संपर्क स्थापित होता है। ठीक है, अब घर्षण द्वारा आवेशन का जो मुख्य कारण है, यानी इसका जो रीजन है, वो क्या है? समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, घर्षण
चालन द्वारा आवेशन में मुख्य रूप से केवल धातुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। तो मोस्टली इसमें धातुओं को आवेशित किया जाता है। इसको धातुओं को यानी कि कंडक्टर्स को, चालकों को ही आवेशित किया जा सकता है। चालकों को आवेशित किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि चालन द्वारा आवेशन बेसिकली है क्या। देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम दे रखे गाइस। डायग्राम नंबर 1, 2 और 3। इन तीनों डायग्राम में ये मान लेते हैं गोला 1 और B, A B और ये A और B, ठीक है। ये धातु के गोले हैं। A B जो है वो धातु के 2 गोले हैं जिन्हें हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये जो नीचे स्टैंड है ये कुचालक स्टैंड है। सभी में नीचे कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि कुचालकों में से आवेश जो है वो प्रवाहित नहीं हो सकता। अगर ये कुचालक स्टैंड नहीं रखेंगे तो इन धातु के गोलों पर जितना आवेश आएगा वो सारा ही जमीन के अंदर प्रवाहित हो जाएगा और ये आवेशित हो नहीं पाएंगे। तो इनको हमने कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? कुचालक स्टैंड पर। कुचालक स्टैंड, ठीक है। ये दोनों कुचालक स्टैंड है, ये भी और ये भी। तो हम देखते हैं कि धातु के यहाँ पर 2 गोले हैं जिसमें से एक गोले पर धनावेश है, यानी पहला A गोला जो है वो धनावेशित है। इस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। एक बात इंपॉर्टेंटली याद रखिए, आवेश जो है वो हमेशा धातु के बाहरी सतह पर होता है। अगर किसी भी धातु को या चालक को हम आवेशित करते हैं, उसको आवेश देते हैं, तो वो आवेश उसके सेंटर पे नहीं होगा, वो उसकी बाहरी सतह पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। हम देख चुके हैं कांच की 2 छड़ों को पास में लाने पर प्रतिकर्षित होती है, एबोनाइड की 2 छड़ों को पास में लाने पर प्रतिकर्षित होती है। मतलब समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो अगर इस धातु के गोले को हम धनावेश देंगे या ऋणावेश देंगे, कौन सा भी एक आवेश देंगे, तो समान प्रकृति का आवेश होगा। समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब वो एक दूसरे से दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। और हम ये जानते हैं कि चालकों में, धातुओं में आवेश गति कर सकता है, तो वो गति करके इसके आउटर सरफेस पर आएगा, इसकी बाह्य सतह पर आएगा, ताकि इनके बीच दूरी ज्यादा से ज्यादा हो प्रतिकर्षण के कारण। जब भी हम चालकों को आवेश देते हैं, धातुओं को आवेशित करते हैं, तो सारा आवेश उसकी बाह्य सतह पर उपस्थित होता है, सेंटर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगने के कारण। और धातुओं में ये आवेश फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनके बीच दूरी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगी? जब ये सतह पर उपस्थित होंगे, बाह्य सतह पर। तो मान लेते हैं हमारे पास धातु का गोला A है जिसपे धनावेशित, जो धनावेशित है मतलब धनावेश उस पर एक समान रूप से वितरित है, और दूसरा गोला B जो है वो अनावेशित है। दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। अब ये जो A पर धनावेश है ये समान प्रकृति का आवेश है और इनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, मतलब ये आवेश एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाना चाहते हैं, और बहुत दूर दूर जाना चाहने की वजह से ये पूरा का पूरा आवेश इसकी बाह्य सतह पर आ जाता है अधिकतम दूरी पर। अब इससे ज्यादा तो ये आवेश बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास एरिया नहीं है इतना। अब सेकंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों धातु के गोले को एक दूसरे के संपर्क में ला देते हैं, टच कराते हैं। जैसे मैं दोनों धातु के गोले को एक दूसरे के संपर्क में लाता हूं, वैसे ही क्या होगा, ये जो A पर धनावेश था इसके पास अब एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा मतलब ये अब और ज्यादा दूर जा सकता है। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण लग रहा है उस प्रतिकर्षण के कारण अब ये एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाएंगे, और दूर जाने की वजह से ये आवेश A से किस पे स्थानांतरित हो जाएगा, B पर स्थानांतरित हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, हमने क्या देखा कि जैसे ही हम धातु के दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये जो धनावेश था जिनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा था, ये इस धातु के गोलों को संपर्क में लाने से आवेश के पास अब एरिया बढ़ गया, वो ज्यादा दूरी तक अपने आप को फैला सकता है प्रतिकर्षण के कारण। तो ये पूरा आवेश A से B पर भी वितरित हो जाएगा। फिर हम दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। जैसे हम अलग करते हैं तो B पर जो आवेश था वो B पर ही रह जाएगा, और A पर जो आवेश था वो A पर ही रह जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेश आवेशित वस्तु से किधर चला जाता है, अनावेशित वस्तु पर चला जाता है। इस प्रकार से जो हम आवेशित करते हैं किसी वस्तु को, तो उसे हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब इंपॉर्टेंटली हमने क्या लिखा, दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आता है। A पर अगर धनावेश है
तो बी पर भी कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, मतलब दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। दूसरा, आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बीच में संपर्क स्थापित होता है। आवेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, जिससे आवेश आवेशित वस्तु से कहां चला जाता है, अनावेशित वस्तु पर। रीजन, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। ये आवेश एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर क्यों गया, क्योंकि हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है और प्रतिकर्षण की वजह से ये आवेश एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन जब ये आवेश केवल गोले ए पर उपस्थित है तो इसके पास एरिया लिमिटेड है। जब इस गोले ए को बी के संपर्क में लाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जिससे आवेश और ज्यादा फैल सकता है। तो आवेश ए से किस पे चला जाता है, बी पर। उसके बाद मोस्टली इसमें धातुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें केवल और केवल मोस्टली धातुओं को ही आवेशित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धातुओं में ही आवेश प्रवाहित हो सकता है, मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे ये इंसुलेटर होता तो आवेश मूव नहीं कर सकता, जहाँ पे दिया गया है वो वहीं पे रहता, मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम उसको सही ढंग से आवेशित नहीं कर सकते। तो आवेशन का ऐसा तरीका है जिसमें हम दो वस्तुओं के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं, उसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और इस मेथड से हम मोस्टली धातुओं को ही आवेशित करते हैं। मुख्य कारण क्या है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार हम अनावेशित वस्तु को भी आवेशित कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस पूरे को रफ कर देते हैं। हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन कंडक्शन। ये कंडक्शन में चार्ज कितना ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन कंडक्शन के चालन द्वारा कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो आइडेंटिकल मेटल के स्फेयर है। दो आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। दो एक समान धातु के गोले हैं, जिस पहले पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, और दोनों को हमने किसी वायर की सहायता से जोड़ दिया। ठीक है, और वायर की सहायता से जोड़ने पर मान लेते हैं कि Q1 से Q2 में dq चार्ज ट्रांसफर हो गया। हमने ये माना कि धातु के दो गोले हैं, हमारे पास पहले में Q1 आवेश है, दूसरे में Q2 आवेश है, दोनों को हमने जोड़ा तो इस धातु के गोले से इस धातु के गोले में कितना आवेश स्थानांतरित हो गया, dq। ये तो हमने जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद इस धातु के गोले में कितना आवेश रह जाएगा। इस धातु के गोले में मान लेते हैं Q1 डैश आवेश बचा और इस धातु के गोले में कितना आवेश आ गया, Q2 डैश आवेश आ गया। क्लियर? पहले कितना था, Q1 था, इसमें से कितना आ गया, dq। तो बचा कितना, जो मेरे पास Q1 डैश आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा Q1 में से dq को क्या करेंगे माइनस, कितना आवेश इसमें बच गया होगा। इसमें कितना आवेश था, Q2 था, कितना आवेश आया, dq। तो अब कितना बच गया, अब इसमें आ गया, इस Q2 में dq जोड़ेंगे उतना आवेश इसमें एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास धातु के दो गोले जिसमें Q1 आवेश था, Q2 था, दोनों को जोड़ा तो dq आवेश इसमें से इसमें गया। जोड़ने के बाद हमने देखा इसमें कितना आवेश बच गया, Q1 डैश, जो किसके बराबर आएगा, Q1 में से dq को माइनस किया, इतना आवेश इसमें बचा रह गया। जोड़ने के बाद इसमें कितना आवेश रह गया, Q2 डैश, जो किसके बराबर आएगा, Q2 तो पहले से था, dq और आ गया तो कितना आ गया, Q2 प्लस dq। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी जोड़ने के पहले जितना आवेश था, जोड़ने के बाद भी आवेश का मान उतना ही होना चाहिए। यानी Q1 डैश का मान Q2 डैश के बराबर होना चाहिए। किसका मान, Q1 डैश का मान जो है वो Q2 डैश के बराबर होना चाहिए। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से जो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग, आवेश संरक्षण के नियम से Q1 डैश का मान Q2 डैश के बराबर आना चाहिए। पहले जितना आवेश था बाद में भी उतना ही आवेश आना चाहिए। Q1 डैश का मान किसके बराबर है, Q1 माइनस dq के बराबर है, यह आ जाएगा Q1 माइनस dq। Q2 डैश का मान किसके बराबर है, Q2 प्लस dq, यह आ जाएगा Q2 प्लस dq। यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो dq और प्लस dq, dq प्लस dq कितना आ जाएगा, 2dq। तो यहाँ से आ जाएगा
2dq इज इक्वल टू q1 माइनस q2, सो dq इज इक्वल टू आ जाएगा q1 माइनस q2 अपॉन 2, यानी कितना चार्ज स्थानांतरित होगा, q1 माइनस q2 अपॉन 2 के बराबर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब स्थानांतरित होने के बाद इसमें कितना आवेश रह गया, तो स्थानांतरित होने के बाद इसमें जो आवेश रह जाएगा q1 डैश, वो किसके बराबर है, वो है q1 माइनस dq के बराबर। यह आ जाएगा q1 माइनस dq की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा q1 माइनस q2 अपॉन 2। दोनों का हमने लेना है एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2q1 माइनस q1 प्लस q2, 2q1 माइनस q1 यह आ जाएगा q1 प्लस q2 अपॉन 2। यानी पहले इस गोले में आवेश कितना रह जाएगा, पहले गोले में जो आवेश रह जाएगा मेरे पास वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा q1 प्लस q2 अपॉन 2 के बराबर। इसी तरह से दूसरे गोले में कितना आवेश रह जाएगा, दूसरे गोले में आवेश है q2 डैश, जो किसके बराबर है, जो बराबर है q2 प्लस dq के बराबर। q2 प्लस dq की जगह वापस यही वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा q1 माइनस q2 अपॉन 2। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2, यह आ जाएगा 2q2 प्लस q1 माइनस q2, 2q2 में से q2 गया, q2 बचेगा, यह आ जाएगा q1 प्लस q2 अपॉन 2, ये q2 डैश की वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं कि दो गोलों को कनेक्ट करने पर कितना आवेश स्थानांतरित होगा, q1 माइनस q2 अपॉन 2 के बराबर। इसमें कितना आवेश रह जाएगा, q1 प्लस q2 अपॉन 2, इसमें भी कितना आवेश रह जाएगा, q1 प्लस q2 अपॉन 2। समझिए, यानी कि अगर इस पे मान लेते हैं 5 कूलाम आवेश था, इस पे 3 कूलाम आवेश था, तो कितना आवेश स्थानांतरित होगा, q1 माइनस q2 अपॉन 2, 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 में से 3 गया 2 और अपॉन 2, यानी 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने के बाद इसमें कितना रह जाएगा, q1 प्लस q2 अपॉन 2, दोनों को जोड़ो, 8 और 5 और 3 8 बटे 2, यानी इसमें कितना रह जाएगा 4 कूलाम आवेश इसमें रह जाएगा, इसमें भी कितना रह जाएगा 4। और कैसी बात है, देखिए 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 और 3 प्लस 1 4, मतलब दोनों पर रह कितना जाएगा, बराबर रह जाएगा। अगर दो समान गोलों को हम जोड़ते हैं तो कब तक आवेश स्थानांतरित होगा, जब तक दोनों पर आवेश का मान क्या नहीं हो जाता, एक दूसरे के बराबर। इस पर भी 4 कूलाम, इस पर भी 4 कूलाम, और दोनों में कितना आवेश स्थानांतरित होगा, दोनों के अंतर का आधा, q1 माइनस q2 अपॉन 2। ये दोनों गोलों में स्थानांतरित तब होगा जब दोनों गोले आइडेंटिकल होंगे। अगर नॉन आइडेंटिकल होंगे तब आवेश किस प्रकार से स्थानांतरित होगा, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया, आवेशन के प्रकार के बारे में डिस्कस किया कि हम ऑब्जेक्ट को घर्षण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं और चालन द्वारा भी आवेशन कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।